नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आ जाइए फिर से हम अपनी पब्लिकेशन की जो बुक है उसको फिर से स्टार्ट करते हैं। जो वस्तुनिष्ठ पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान की, जिसमें ओल्ड पेपर्स सभी जितने भी पेपर्स हुए हैं एग्जामिनेशन के, जो कंपटीशन एग्जामिनेशन है उनके, उन सब के इसमें एक श्रृंखलाबद्ध रूप से सर ने इस पुस्तक में उन प्रश्नों को समाहित किया है। तो हम इस आ जाइए आप लोग सभी। तो हमने ये वाला जो प्रश्न था वो कर लिया था कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। तो ये किसने कहा था? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्किनर ने कहा था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो ये एक प्रश्न मैंने पहले जो वीडियोस डाले हैं उसमें भी बता दिया है कि जन्म से वृद्धा अवस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन कौन करता है। तो ये जो वर्णन है वो कौन करता है? क्रो एंड क्रो करता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो क्रो एंड क्रो ने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपदेयता क्या होगी? तो आप बताइए कि क्या होगी। तो स्वयं के ज्ञान व तैयारी में जानकारी के लिए बिल्कुल ठीक है। बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए ये भी बिल्कुल ठीक है। तो एक मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या हो सकती है कि बालक को जानकारी के लिए भी है, और जो शिक्षक है वो स्वयं की तैयारी और उस अपनी जानकारी के लिए भी ये कार्य कर सकता है, अपने ज्ञान में वृद्धि भी ये कर सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक तो क्या है? तो शिक्षक क्या करता है? बालकों की व्यक्तिगत विविधताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो अपना आंसर आएगा उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी करवाया था। देखिए ये कौन से उसमें आया हुआ है। आप जब पिछले वीडियोस को अच्छे से देखेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। और ये प्रश्न देखिए राजनीति जो विज्ञान है उसमें आरपीएससी व्याख्याता 2014 के अंतर्गत ये प्रश्न आया है। और जो पिछले वीडियोस आप देखेंगे उसमें भी मैंने ये प्रश्न आपको करवा दिया है। तो आप जैसे कि देखिए बिल्कुल ऑप्शन भी चेंज नहीं है। और ऐसे कैसे आपको ये प्रश्न आपको मिल गया है? तो आपको साक्षात दिखाया जा रहा है कि देखिए प्रश्न रिपीट होते हैं, बार बार इन प्रश्नों को कीजिए। आपको ये बुक यहाँ एकदम सरल रूप में करवाने को मिल रही है। आप खुद नहीं पढ़ते तो एक बार 10-15 मिनट का वीडियो जो आप देखेंगे ना तो उसमें आपकी जो ये बुक है ये वो कंप्लीट बुक में धीरे धीरे इस बुक को करवा रही हूँ। तो आप कंप्लीट कर लेंगे और साइकोलॉजी में आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वॉटसन जो है व्यवहारवाद के जनक है, और जीन पियाजे हैं संज्ञानात्मक के, और वर्दीमर गैस्ट्रोलवाद के। तो ये जो संरचनावाद है ये आंसर हमारा गलत होगा। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये पहले भी पढ़ा दिया है मैंने। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है। तो जो बालक है उसको हम, एक ही बालक भाग रहा है, ठीक है, तो उसके हम क्या करेंगे? केस स्टडी करेंगे, व्यक्तिगत अध्ययन उसका करेंगे कि भाई वो बालक का, उसको कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो जो केस स्टडी है इसका आंसर क्या होगा? कैश स्टडी। ठीक है, अपना आंसर क्या होगा? कैश स्टडी। तो इसके केस स्टडी के जो प्रतिपादक हैं वो टाइडमैन है। इनमें विशिष्ट बालक जैसे प्रतिभाशाली, समस्यात्मक बाल अपराधी, अधिगम असमर्थ इत्यादि बालकों का उपचार भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। तो किस, आपको ये प्रश्न भी मैंने आपको पहले ही बताया कि जो परिवार होता है वो अनौपचारिक रूप से बच्चों को शिक्षा देता है। शिक्षा के 3 प्रकार हैं। औपचारिक कहाँ पे दी जाती है? विद्यालय के अंतर्गत। और अनौपचारिक कहाँ दी जाती है? अनौपचारिक जैसा कि आप सब जानते हैं तो अनौपचारिक जो है वो परिवार में। और निरौपचारिक पत्राचार, जो बच्चे घर बैठ कर के जॉब वगैरह करते हैं, घर बैठ के परीक्षाएं लेते हैं, जो दूरस्थ शिक्षा होती है उसके आधार पर जो है उसको निरौपचारिक कहते हैं। यानी शिक्षण के जो प्रकार हैं वो बताए गए हैं। कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए। तो आज जो कक्षा में अनुशासन बनाना है तो अनुशासन बनाने के लिए जो टीचर है वो क्या करेगा? तो सबसे पहले तो देखो बच्चों को अच्छे से समझाएगा तो नरमी से भी और दृढ़ता से के व्यवहार करेगा। क्या करेगा? दृढ़ता से व्यवहार करेगा, उनको अच्छे से समझाएगा,
खुद एकदम सीरियस होगा और उनको बताएगा कि किस तरह से हमें कक्षा में अनुशासन रखना है। अनुशासन के बारे में उन बच्चों को बताएगा कि अनुशासन की उपयोगिता क्या है। बच्चे खुद भी आने वाले समय में टीचर बनेंगे और भी किसी पद पर जा सकते हैं, तो उनको अनुशासन का जो उपयोगिता है उसके बारे में, अनुशासन के बारे में उन बच्चों को बताएगा। तो इसका आंसर अपना क्या होगा? इसका आंसर होगा उनसे नरमी व दृढ़ता के साथ व्यवहार करेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य क्या है? तो जो बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं उनका आधारभूत क्या आधार होना चाहिए मनोविज्ञान के आधार पर? तो शिक्षण प्रक्रिया, छात्रों की समस्या, व्यवहार व आवश्यकता के प्रति अंतर सूच विकसित करना। आप चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और इसका जो आंसर है वो आंसर अपना आएगा तीसरे नंबर का। निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की जो मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। तो अब आप ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो आपको आंसर अपने आप आ जाएगा। तो कक्ष अनुशासन द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, छात्र की अंतःक्रिया द्वारा। तो इसका जो आंसर आएगा, पहले तो आएगा विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, छात्र की अंतःक्रिया द्वारा। ठीक है, तो कक्ष अनुशासन द्वारा। तो इसमें जो इसने पूछा कि निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक, ठीक है, अधिगम की मात्रा देखना है, गुण का निर्धारण देखना है। तो विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा देखेगा और छात्र की अंतःक्रिया द्वारा ही पता लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि व्यवहारवाद जो है वो विशुद्ध विज्ञान के रूप में बल देता है। तो व्यवहारवाद के, जैसा कि आप सब जानते हैं कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन, और 1913 में अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। शिक्षा विज्ञान का केंद्र है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है? तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बालक जो है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। निम्न में कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो आइए बात कर लेते हैं हम लोग। सीखने की उत्सुकता, बिल्कुल ये तो है। ज्ञान की संरचना, ये भी है। क्रमशीलता का अभाव, देखिए यहाँ पे हमें नेगेटिव आंसर दिखाई दे रहा है। पुष्टिकरण, बिल्कुल है। तो क्रमशीलता का अभाव, अगर क्रमशीलता नहीं होगी, हम निरंतरता नहीं रखेंगे किसी भी कार्य में, तो हम सक्सेस यानी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब भी हमें कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि बच्चों को निरंतरता, छोटे छोटे उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी चाहिए, लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। अगर बच्चा अपने उद्देश्य, छोटे छोटे उद्देश्य बनाए कि आज मुझे एक पेज पढ़ना है, तो मैं उस एक पेज को डेली निरंतर पढ़ेंगे, तो आप देखिएगा कि एक पेज पढ़ेंगे, फिर आप 10 दिन बाद में 2 पेज पढ़ने लग जाएंगे, और धीरे धीरे आपकी जब महीना देखेंगे तो महीने में आप 10 से 20 पेजों को आराम से पढ़ने लग जाएंगे। पढ़ते 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 ही हमें बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है। ठीक है, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन का स्वीकार नहीं करता? कौन सा स्वीकार नहीं करता? संरचनावाद जो है वो इस कथन को स्वीकार नहीं करता। ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। ठीक है, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है, इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता? तो व्यवहारवाद करता है, गेस्टोलवाद करता है, संज्ञानात्मकवाद करता है। आप इन तीनों सिद्धांतों को अपने मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो संरचनावाद के प्रतिपादक जो कौन थे? विलियम वुंट और टिचनर। देखिए विलियम जेम्स भी आता है और विलियम वुंट भी आता है, तो यहाँ पे वुंट का आप नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, विलियम वुंट और टिचनर है। कौन, किसके प्रतिपादक? संरचनावाद के। यह प्राचीन संप्रदाय है। यह मनोविज्ञान की विषय वस्तु, संवेदना, भाव, अनुराग, प्रतिबिंब को मानता है। तो आपको पता चल गया अब कि संरचनावाद किसको मानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। तो उत्सुकता जागृत करती है, सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। ये परिभाषा किसने दी थी? B.O. स्मिथ ने। तो उत्सुकता किसके अंतर्गत थी? स्मिथ में थी। B.O. स्मिथ में क्या थी? सीखने की उत्सुकता जागृत
होती थी। तो वो नई नई चीज़ों को सीखते थे, उनको कोई चीज़ दिखाई देती थी, उसके बारे में जानने का प्रयास करते थे। हम इस परिभाषा को, मैंने आपको परिभाषा याद करने का तरीका बताया, ठीक है। तो सीखने की उत्सुकता किस में जागृत होती थी? B.O. स्मिथ में। तो मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल देता है? तो कौन सा? तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ, ठीक। तो ये व्यवहारवाद का है, ठीक है। व्यवहारवाद 1913 में, बिहेवियरिज्म 1913 में। प्रतिपादक आप सब लोग जानते हैं कि वॉटसन, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय। द्वितीय बल कहा जाता है इसको। और मूल व्यवहारवादी कौन? B.F. स्किनर। ये भी आप ध्यान रखिए कि व्यवहारवाद के जनक तो वॉटसन है और मूल व्यवहारवादी कौन है? B.F. स्किनर है। प्रारंभिक व्यवहारवादी, इनको प्रश्नों को भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि प्रारंभिक व्यवहार, मूल व्यवहारवादी B.F. स्किनर, ठीक है। मूल व्यवहारवादी कौन? B.F. स्किनर। और प्रारंभिक व्यवहारवादी A.P. विश, लेशले, हंटर, होस्ट। वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं ना कि एक बार हम देख के तो चलें। उत्तर व्यवहारवादी कौन? गुथरी, हॉल, स्किनर, फेंटर। मनो मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला पहला संप्रदाय। मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला पहला संप्रदाय, इसके अनुसार प्रत्येक प्रकार का व्यवहार सिखाया जा सकता है। विधि, निरीक्षण विधि, अवलोकन विधि, परीक्षण, शाब्दिक, रिपोर्ट, अनुबंधन विधि। विधि कौन कौन सी इसमें यूज की जाती है ना, वो बताया गया है। पुस्तक है व्यवहारवाद कथन, मुझे चाहे जो बालक दे दो। तो ये परिभाषा किसकी थी? तो ये परिभाषा थी वॉटसन की, कि मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा कि मैं उसे बनाना चाहता हूँ। ये परिभाषा बहुत ही पेपर्स में पूछ ली गई है, कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ ली गई है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। मैं वो आप जब को थ्योरी करवाऊँगी तो आपको मैं इसमें करवा दूँगी। संरचनावाद व प्रक्रवायद के विरोध में स्थापना हुई थी इसकी, किसकी? व्यवहारवाद की, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। शैक्षिक तकनीकी थर्ड को जिस और नाम से भी जाना जाता है उसको क्या कहते हैं? तो वो प्रणाली विश्लेषण कहा जाता है, ठीक है। जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं। तो जर्मनी के जो विलियम वुंट किस लिए जाने जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जर्मनी के विलियम वुंट है, वो पहली प्रयोगात्मक प्रयोगशाला उन्होंने स्थापित की थी। और कब की थी? 1879 में। जर्मनी कहाँ है? लिप्जिंग नामक स्थान, लिप्जिंग नामक स्थान कहाँ है? जर्मनी में। और जर्मनी में लिप्जिंग नामक स्थान है। 1879 में विलियम वुंट ने प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसलिए विलियम वुंट को प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को अवश्य जांच करनी चाहिए। तो क्या जांच करनी चाहिए? शारीरिक परिपक्वता की भी और मानसिक परिपक्वता की भी। तो इसमें आंसर जो आएगा अपना तीसरे नंबर का आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन होगा? तो वो होगा विद्यार्थी। किस शिक्षक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? कभी कभी क्या होता है कि अभी देखिए CTET का पेपर हुआ, तो बहुत जो बच्चे मेरे पास में आए उन बच्चों ने कहा कि मैडम CDP में हमें ये नहीं दिखाई दिया कि उन्होंने भाव पूछा है, अभाव पूछा है, वादा पूछा है, नहीं पूछा है। वो हमारे आँखों से वो शब्द ही ओझल हो गए। तो कुछ उनके जो एक दो बच्चे थे, उनके जो प्रश्न थे वो गलत हो गए। तो आप ध्यान रखें कि एक बार अपने माइंड को बिल्कुल कॉन्शियस रखें। कॉन्शियस माइंड, जो चेतन मन होता है, वो 1/90 भाग, जो हमारा 1% भाग होता है ना, वही होता है, ठीक है। अचेतन मन 90% होता है, लेकिन उस 1% को ही आप कॉन्शियस रखें। अगर उसको कॉन्शियस रखेंगे तो हमारे वो जो शब्द हैं वो हमें दिखाई देंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा, शिक्षक को बच्चों की रुचियों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तो ये जो है हमारा, ये ही आंसर गलत दिखाई दे रहा है, बाकी सब जो है पॉजिटिव आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा और मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ लक्ष्य है। तो क्या है उभयनिष्ठ लक्ष्य? व्यवहार का अध्ययन करना। शिक्षा व मनोविज्ञान दोनों को जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार है। दोनों का उद्देश्य व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना है। तो दोनों का उद्देश्य क्या है?
वांछित परिवर्तन करना है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत भी होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अच्छे से बता सकते हैं। मैं उस प्रश्न को आपको व्याख्यात रूप में समझाने का प्रयास करूँगी। मैं खुद एक बीएड कॉलेज में पढ़ाती हूँ, साइकोलॉजी की टीचर हूँ और मेरे बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मेरा परिवार है। मैं उन बच्चों की रुचियों आवश्यकता के आधार पर उनको पढ़ाती हूँ। मैं वीडियोस डालती रहती हूँ, अपनी क्लास की वीडियो भी डालती हूँ जो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैंने पीएचडी वगैरह किया हुआ है और मैं बच्चों को बहुत उनकी आवश्यकता रुचि के आधार पर ही उनको पढ़ाती हूँ। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो मैं धीरे धीरे अपने ज्ञान को और बढ़ा ही रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। बस बाकी ऐसा नहीं है कि हम एक टीचर हैं तो हम आप लोगों से एटीट्यूड में आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप और हम एकदम समान हैं। हम सीख चुके हैं, हम सिखा रहे हैं और हम सीखने का प्रयास भी कर रहे हैं और ज़िंदगी भर सीखते ही रहेंगे। तो आप इन वीडियोस को कीजिएगा बच्चों, और यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा और ये पुस्तक जो है बहुत ही अच्छी पुस्तक है। देखिए इसमें, देखो मैं आपको बताती हूँ कि कितने सारे प्रश्नों को समाहित किया गया है। 8000 से अधिक प्रश्नों का संकलन है। एनसीईआरटी और आरबीएसई बोर्ड की मनोवैज्ञानिक पुस्तकों का प्रश्न भी इसमें समाहित है। लगभग एनसीईआरटी के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न व कथनों का समावेश किया गया है इसमें, है ना। और अभ्यास के लिए पूर्व परीक्षा पैटर्न पर आधारित व टॉपिक अनुसार प्रश्नों की श्रृंखला भी इसमें दी गई है। धीर सिंह धाबाई सर की ये पुस्तक है। वो खुद कॉलेज शिक्षा में है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो खुद एक साइकोलॉजी के टीचर हैं। तो पुस्तक भी उन्होंने बहुत ही अच्छी लिखी है, बताई है। और ये अवनी पब्लिकेशन की पुस्तक है, आप लेकर के आ सकते हैं, जिससे कि आपको सरल रूप में ये पुस्तक देखने को मिलेगी। आप खुद पढ़िएगा, वीडियोस कीजिएगा, जिससे कि आपको ये प्रश्न याद हो जाएं। सिर्फ रटने नहीं है, हमको देखने हैं। एक बार जब हम देख लेते हैं तो हमारे कॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठ जाती हैं, अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चली जाती हैं। कॉन्शियस माइंड से पढ़ना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए और खुश रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। नमस्कार बच्चों।